बच्चों, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने एक इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। और आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालेंगे बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, बट द बॉडी इज इनफाइनाइट प्लेन, जो कि शीट है, प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेन ऑफ शीट, इसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम निकालना चाह रहे हैं, यानी कि हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास में इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसके ऊपर हम लोगों ने चार्ज क्यू दे रखा है प्लस क्यू। आप प्लस की जगह माइनस चार्ज भी ले सकते हो, ठीक है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और उससे कुछ डिस्टेंस आर डिस्टेंस आगे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हमारा एम है। तो क्या करते हैं इसके लिए, हम लोगों ने एक यहाँ पे एक अपने आप से एज्यूम कर रखा है, गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है जो कि सिलेंड्रिकल लग रहा है। आर डिस्टेंस पे इधर मानना है तो आर डिस्टेंस पीछे भी मानना पड़ेगा, क्योंकि प्लस चार्ज पे है। प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब देखेंगे तो ऐसी दिखेंगी, लेकिन उस पॉइंट में निकालेंगे तो उस साइड की ओर भी दिख सकती हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट भी हम लोगों ने रख रखा है कि ऐसा मेरे पास भी बॉडी बन रही होगी, क्योंकि बॉडी पूरी कंप्लीट बनानी होती। गॉस थ्योरम के लिए मैंडेटरी चीज थी कि हम लोगों को फुल बॉडी बनानी होगी, आधी बॉडी नहीं बनानी है। फुल बॉडी के लिए निकालेंगे और फिर जितना रिक्वायर्ड है उसके लिए देख लिया जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, मान लेता हूँ इसको अगर विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम लोगों ने एक देखिए एक प्लेन सीट ले रखी है। मान लीजिए इनफाइनाइट प्लेन की सीट है, तो अब क्या करना चाहिए भाई, अगर ये इनफाइनाइट प्लेट सीट है या प्लेट है या प्लेन सीट है, ऐसा भी आप बोलना चाहें, आप इनफाइनाइट लेंथ यानी कि इनफाइनाइट है ऊपर, इधर इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इस पर प्लस क्यू चार्ज दे रखा होगा। तो जाहिर सी बात है मैं इसके कुछ एक पर्टिकुलर पोर्शन पे की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे निकाल, मान लो इस पॉइंट पे निकालना है। तो मैंने क्या किया है, सिलेंडर मान रखा है, ये जो टिप है यानी कि जो इसके फ्रंट साइड है, इतनी डिस्टेंस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। जो मार्कर का ये जो ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है, इस सरफेस से आर डिस्टेंस मान रखा। तो देखिए सरफेस को थोड़ा सा टेढ़ा कर रखा है और उससे आर डिस्टेंस में जाकर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, ये हमारा टारगेट है। तो मैंने इमेजिनरी पार्ट पीछे भी मान रखा है आर डिस्टेंस पे जाकर के। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि टोटल फ्लक्स जो होगा वो ऑलवेज इक्वल टू होगा किसके, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। तो हमने बताया है कि द टोटल फ्लक्स थ्रू द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या इज इक्वल टू द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड का 1/ε0 टाइम्स हो जाता है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई है। अब क्या करना चाहिए, अब मैं देखूं अगर इस पॉइंट पे देखूं, मेरे पास तीन सरफेसेस दिख रहे हैं। एक सरफेस ये है, ठीक है, जैसे मार्कर मेरे सामने है तो मार्कर के भी तो तीन सरफेस है, एक सरफेस बाहर की ओर, एक सरफेस पीछे की ओर और एक कर्व्ड सरफेस। तो सिमिलरली यहाँ पे भी तीन सरफेस है, लेकिन जितना सरफेस यहाँ पर है क्योंकि प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम और एरिया वेक्टर भी अवे फ्रॉम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जिसको हमने डीए बोल रखा है, दोनों के बीच के एंगल कितना है, 0 डिग्री है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूं तो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस चार्ज के लिए अवे फ्रॉम और एरिया वेक्टर को भी मैं अगर लूं तो वो भी अवे फ्रॉम ही आएगा। तो यहाँ पे थीटा कितना दिख रहा होगा, 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और साथ ही साथ एरिया वेक्टर दोनों ही एक दूसरे के साथ में कैसे हैं, पैरेलल हैं, यानी कि 0 डिग्री पे हैं। तो जितना फ्लक्स इधर डेवलप होगा उतना ही फ्लक्स इधर साइड से भी डेवलप होगा। बचा कर्व्ड सरफेस का, इसका कर्व्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड के बीच का एंगल। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फ्लक्स के फील्ड के बीच एंगल देखना होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाहिर सी बात है प्लस चीज के लिए अवे फ्रॉम, मतलब इस सरफेस पे देखें तो फील्ड इंटेंसिटी तो बाहर की ओर है, बट एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर निकलेगा भाई इस कर्व्ड सरफेस पे। जिस भी पॉइंट पे निकालना चाहूंगा, इस पॉइंट में निकालूंगा तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो इनके बीच यहाँ पे एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री का है। तो मुझे अगर टोटल फ्लक्स, मतलब यही गॉस थ्योरम लगानी है हमको, ये वाली गॉस थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, इक्वेशन नंबर 1 मान रखा है। तो अब देखिए जरा सा, मैं टोटल फ्लक्स जो निकालूंगा वो, क्योंकि 3 पार्ट होने चाहिए, तो 3 में से 1 और 2 पार्ट बचेगा, तीसरे पार्ट का फ्लक्स तो 0 हो जा रहा है। तो 2 टाइम, मतलब हमारे पास में 2 टाइम्स ऑफ ई डॉट डी ए के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू द कितना, Q/ε0। ये फ्लक्स के बराबर है। टोटल फ्लक्स 2 ही पार्ट बचेगा, एक पार्ट मैं बताया ना इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होने की वजह से खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। अब 2 टाइम्स ई डॉट डी ए का मतलब होता है ई डी ए कॉस 0। जाहिर सी बात है कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो वो टर्म वैनिश, उधर ऊपर वाले कॉस 90 वैसे वैनिश हो गया है। कॉस 0 लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कॉस 0, वरना इसकी वैल्यू 1 होती है। इससे बढ़ाना नहीं चाह रहा हूं मैं, बोर्ड भी मेरा छोटा है, दैट्स वाई। तो क्यू बाई में ε0 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये निकल आया इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस पॉइंट पे जब डिस्टेंस कांस्टेंट रख रखी, डिस्टेंस कांस्टेंट रख रखी है, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारी कांस्टेंट, यानी कि वो वैरी नहीं करेगी, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर निकल आएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ ई टोटल एरिया किसका, डी ए बराबर में Q/ε0।
और छोटे 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 डी भाई जाहिर सी बात है मैं एरिया जो ले रहा हूँ उन इसी सरफेस का ले रहा हूँ, तो छोटे छोटे, क्योंकि सिंगल सिलेंड्रिकल बॉडी से बना नहीं होगा, इसके ऊपर बहुत सारी बॉडी ऐसी दिख रखी होंगी, मतलब मुझे टोटल शीट का एरिया देखना पड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना एरिया होगा भाई, कितने एरिया, जो वाला एरिया वही एरिया यहाँ पे भी, तो छोटे छोटे डीए को इंटीग्रेट करने पे एक कैपिटल ए आ जाएगा। तो 2e टाइम्स ऑफ द ए इज इक्वल टू द क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास में एक रिजल्ट आएगा। अभी यहाँ से हम जाहिर सी बात है इजिली ई की वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी जितना पोर्शन आपने अगर समझ लिया है तो मैं इस पोर्शन को हटाना चाहूंगा, ऊपर वाले पोर्शन को। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इसी चीज को हटा ले रहा हूँ अभी, तो ये वाला पोर्शन जो नीचे लिखा हुआ है इसको ऊपर लिख लेते हैं। 2EA इज इक्वल टू द क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां से हम लोग ई निकालना चाह रहे हैं भाई, ई इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा क्यू बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां से ए आ जाएगा बगल में, और क्यू बाई ए को हमने अभी भी पढ़ रखा है सिग्मा के बराबर होता है, तो ई का फॉर्मूला आ गया सिग्मा वाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात समझ में आती होगी कि हमारे पास अगर शीट प्लेन शीट है और उसकी आर डिस्टेंस पे जाकर के हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। आप देख पा रहे हो डिस्टेंस आर से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट आया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी इसके ऊपर एक आध न्यूमेरिकल हम भी सीखना चाहेंगे। ठीक है, तब तक आप ये बात समझने की कोशिश करिए। बच्चों मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। ठीक है, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोग देख पा रहे थे एक्चुअली वो सिग्मा वाई में 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, जहां पर सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू बाई ए। तो मान लीजिए कि हमारे पास में इनफाइनाइट प्लेन ऑफ शीट है और उससे एक R1 डिस्टेंस पे जाकर के R1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, और R2 डिस्टेंस पे जाकर के एक पॉइंट Q है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है। तो E1 और E2 क्या होंगे, तो बेटा हम लोग जानते हैं, अभी भी हमने निकाला है कि E1 की वैल्यू होती है सिग्मा बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, और बेटा E2 भी अगर निकाली जाए, क्योंकि अभी ये फॉर्मूले से बिल्कुल क्लियर है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस है ड्यू टू द इनफाइनाइट शीट ऑफ जो हमारे पास प्लेन ऑफ शीट है। इसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं किसी पॉइंट पे तो वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। तो मैं चाहे आर पे निकालू चाहे आर स्क्वायर डिस्टेंस पे चला जाऊं, यहां से और दूरी पे आर और आर का स्क्वायर, यानी कि मान लो यहाँ 2 वैल्यू होती तो मैं अगर 4 पे भी चला जाता तब पर मेरी वैल्यू कितनी आती, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की वैल्यू को मैं बराबर देख पा रहा हूँ, दिस इंप्लाइज दैट हम इजिली ये बात कमेंट कर सकते हैं कि E1 इक्वल टू E2 होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर एक सिंगल के अलावा डबल प्लेन शीट हो, हमारे पास में इनफाइनाइट प्लेन शीट तो है लेकिन वो डबल है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस रखे हैं, तो मैं इसको पहले रिमूव करना चाहूंगा। तो ये बात आप शायद समझ गए होंगे कि ये डिस्टेंस मैटर नहीं करती है कितनी डिस्टेंस में निकाल रहे हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड शीट पे जितना होगा वो हमेशा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के ही बराबर होगा, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर आई हुई है। अब बेटा इसके बाद हमें जो अगला टॉपिक सीखना है वो ये है कि मान लीजिए 2 प्लेट्स हमारे पास ऐसे हैं। एक प्लेट, थोड़ा सा डायग्राम मेरा इशू रहता है, आप समझने की कोशिश करना, डायग्राम सही से नहीं बनता है, स्टिल आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इट इन अ गुड मैनर। ठीक है, अगला शीट ये हमने बना रखा है, थोड़ा सा सही तरीके से बना दिया जाए तो ये हो गया। 2 शीटें एक दूसरे से पैरेलल रखी हुई हैं, ये आपको बिल्कुल ऐसा एज्यूम होना चाहिए, तो मैं आपको एज्यूम करा दे रहा हूँ। ठीक है, कि मान लीजिए कुछ इस तरीके से शीट रखी हुई है और आपकी साइड से देखने से एक लाइन दिखेंगी। अगर ये 2 शीट हैं, आप अपनी साइड से देखेंगे तो एक लाइन, 2 लाइन दिखेंगी जो एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है, बट ये लाइन नहीं होंगी, ये कैसी होंगी, शीट्स हैं जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई हैं। इसके ऊपर मान लेता हूँ प्लस 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 चार्ज दे रखा है। ठीक है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, और इसके ऊपर भी प्लस प्लस चार्ज ही हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो आपको मैंने कहा आपकी साइड से देखने से तो ये 2 वायर ही दिखेंगी, बस 2 वायर दिख रही, एक वायर ए एक वायर बी, बट एक्चुअली ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। बस एक खास बात है कि दोनों के ऊपर प्लस प्लस चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब आगे की बढ़ते हैं। एम ये होगा कि हम एक बार दोनों प्लेट, मान लीजिए प्लेट ऐसे हैं तो एक बार इस साइड में यहाँ पे, फिर दोनों प्लेट के बिटवीन में, और एक आउटसाइड, तो मतलब एक बार इस साइड में पॉइंट पी पे, फिर एक बार इस साइड पॉइंट क्यू पे। ये इनका मिड पॉइंट नहीं है, इनके बीच में कहीं भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, और एक पॉइंट
आर जो कि आउटसाइड है। तो मैं इसी चीज को यहां समझना चाहूँ तो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है। 3 जगहों पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है बेटा, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अगर हमें पी पॉइंट पे निकालना है तो एक बात समझना है, हमने सीख रखा है कि सिंगल प्लेट की वजह से, इसकी वजह से पी पॉइंट भाई प्लस चार्ज है, प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम होती है। ये मान लेता हूं ये E1 है, सिग्मा 1 भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा E1 कहलाएगी। और ऐसे ही बी वाली शीट के भाई यहाँ पे दो की वजह से निकल पा, दोनों की वजह से निकालना पड़ेगा ना भाई, एक तो इसकी वजह से निकल गया, अगर ये शीट ना होती तो इसकी वजह से इतनी दूर पे कितना आता वो सिग्मा 1 बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, मान लेता हूँ सिस्टम एयर में है तब। और अगर मैं इस वाले शीट की वजह से इस पॉइंट होगी, ये पॉइंट अभी इन दोनों पे ही निकालना हो, पी पॉइंट पे ही निकालना होता तो ये भी प्लस है तो ये भी रिपेल ही करता। अपने बात ध्यान रखिए कि प्लस पॉइंट की वजह से, मतलब प्लस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम होती है। तो हमने जब E2 निकालना होगा, E2 तो E2 की वैल्यू आएगी सिग्मा 2 बाई में सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं तो एड ऑन हो जाएंगे। एड ऑन होने की वजह से यहाँ पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू द E1 प्लस E2। और इसको मैं अगर इजीली लिखना चाहूँ तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट में सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट 2 जोड़ देंगे, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट में जोड़ देंगे सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जाहिर सी बात इसमें से हमारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन द ब्रैकेट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी का एक्सप्रेशन हमारे पास में इजीली आ चुका है। सिमिलरली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू निकालना है, मतलब इस पॉइंट पे लिए ये वाला फॉर्मूला आ चुका है। दोनों फील्ड अब इधर सेम डायरेक्शन में लग जाता है, प्लस की वजह से भी और इस वाले प्लस की वजह से भी अवे फ्रॉम। अब इन बिटवीन निकालना है भाई, प्लस के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम, इसे बोलेंगे E1। और इस वाली प्लेट की वजह से निकालना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम, ये हो गया E2। बेटा एक ही पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन में है, जैसे इस साइड में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, उस साइड में 5 न्यूटन का, तो रिजल्टेंट निकालना होगा तो दोनों को घटा करके करना है, 10 माइनस 5 को आएगा आंसर में 5 न्यूटन का फोर्स आएगा, जो बड़ा है उसकी डायरेक्शन में। तो हम अगर यहाँ मान लें सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 है, मतलब ये वाली प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा बड़ा होता, तो उस कंडीशन में E1 की वैल्यू तो यही आएगी सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू फिर वही आएगी, बस खास बात है दोनों घट करके आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट अगर Q निकालना हो तो वो कैसा आएगा, E1 माइनस का E2 करता हुआ, और मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पे लिख दूं तो 1 बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2, क्योंकि आप देख रहे हो दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों घटाना होगा तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, बाकी ओवरऑल आंसर यही बचेगा जो हमने लिख रखा है। ठीक है, तो ये आ गई एट पॉइंट Q, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिया। देख पा रहे होंगे आउटसाइड जुड़ रहा है, बिटवीन में घट रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन द चार्जेस आर ऑफ द सेम साइन। सेम मैग्नीट्यूड की बात अभी नहीं किया हूं, ऑफ द सेम साइन की बात कही गई है। अब एट पॉइंट R अगर हमें निकालना है, R पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भाई प्लस के लिए अवे फ्रॉम, फिर प्लस के लिए अवे फ्रॉम, दोनों के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम होगी, यानी कि फिर रिजल्टेंट हमारा जुड़ करके ही आएगा E1 प्लस E2। यहाँ सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर से सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और जाहिर सी बात अगर E रिजल्टेंट हमें निकालना हुआ तो E रिजल्टेंट यानी कि E रिजल्टेंट एट पॉइंट R इज गोइंग टू बी 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये हमारे पास में R पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास निकल आई है। तो अब अगर इन दोनों पे नेगेटिव चार्जेस होते तो फर्क क्या होता, अगर दोनों पे ही सेम चार्जेस होते, मैग्नीट्यूड में भले अलग अलग होते बट डायरेक्शन मतलब साइन की बात अगर करूं तो एक पे इस पे माइनस और इस पे माइनस, मान लेता हूं दोनों पे ही अब माइनस माइनस होता। अब दोनों पे ही कैसे कैसे साइन होते, माइनस साइन होते तो क्या चेंजेस आता, मान लेता हूं दोनों पे ही नेगेटिव चार्जेस भरे होते, नेगेटिव चार्जेस भरे होते, ठीक है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता भाई, अब नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर इस पॉइंट फील्ड निकाली जाती तो वैल्यू तो सेम रहती बट बेटा डायरेक्शन इधर की टुवर्ड्स, नेगेटिव की वजह से इंटेंसिटी टुवर्ड्स हो जाती, फिर आंसर यही आता। ठीक है बच्चों, बात समझ पा रहे हो आप। तो मैंने बोला कि अगर यहाँ पे दोनों पे माइनस माइनस चार्ज हो गया तो भाई फील्ड इधर टुवर्ड्स हो गई, इसलिए ये रिजल्ट सेम है। तो द थिंग इज इंपॉर्टेंट इफ द चार्जेस आर ऑफ द सेम साइन, अगर दोनों ही चार्ज सेम साइन के हैं तो आउटसाइड अगर मैं निकालूंगा मतलब P पे और या R पे तो फील्ड इंटेंसिटी जुड़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसके लिए निकालूं और चार्जेस यही सेम साइन के, मतलब यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे भी, बट सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी ज्यादा बड़ी है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दूसरी है।
साइन सेम दोनों के हैं, मैग्नीट्यूड भले अलग अलग हो सकता है। तो अब अगर E1 V2 निकालने की कोशिश की जाती तो माइनस चार्ज के लिए टूवर्ड्स, इस वाले माइनस के लिए भी टूवर्ड्स, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घट करके आती। तो एट पॉइंट Q अगर मैं निकालता तो E1 माइनस, जाहिर सी बात ये E1 है, ये है E2 और E1 माइनस E2, यानी फिर आंसर वही रहता। आंसर नहीं बदलने वाला है क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है भले ही अलग अलग रखे गए, मैग्नीट्यूड इन लोगों के सेम कर दिए हैं इस वजह से। अब इसी वजह से ऐसे हम सिमिलरली आर पॉइंट पर अगर निकालना चाहें तो अब आर पॉइंट पे जो ये डायरेक्शन प्लस के लिए हम बाहर की ओर बना रहे थे, अब वो टूवर्ड्स हो जाएगी, अब वो टूवर्ड्स हो जाएगी भाई। माइनस चार्ज के लिए टूवर्ड्स, फिर माइनस चार्ज के लिए टूवर्ड्स, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास जुड़ के ही आएगी। अब एक इंस्टेंट इंपॉर्टेंट केस ये बनता है कि अगर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे हमारे पास में पी पॉइंट पे भी पता चल चुका है, क्यू पॉइंट पता चल चुका है और आर पॉइंट पता चल चुका है, और अगर इनमें से कोई एक प्लस चार्ज होता, मतलब ये वाली शीट को मैं अगर पॉजिटिव चार्ज दे देता, दोनों को पॉजिटिव ही चार्ज दे देता, इस वाले को पॉजिटिव चार्ज है और इस वाले को नेगेटिव चार्ज दिए रहता, और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर बराबर कर देता, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इफ देयर आर टू प्लेट्स व्हिच आर पैरेलल लाइक दिस, देन देयर आर 3 पॉइंट्स P, Q एंड R, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर मुझे आउटसाइड निकालना और साइन अपोजिट कर दिए और मैग्नीट्यूड बराबर कर दिया जाए। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड बराबर ना होता तो खास बात बस इतनी रहती है, अगर मैग्नीट्यूड बराबर ना होती, पहले उसको समझ लेते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड, भाई साइन तो इसका प्लस हो गया, इसका माइनस हो गया, और ये सिग्मा 1 हो, ये सिग्मा 2 होता, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर ना होते, अलग अलग होते, सिग्मा 1 बड़ा होता सिग्मा 2 से, तो भाई प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे निकालूंगा तो हो जाएगा अवे फ्रॉम, तो ये फील्ड हो जाएगी अवे फ्रॉम, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे निकालूंगा तो हो जाएगा टूवर्ड्स। तो यानी कि अब आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो जुड़ कर आती थी वो कैसे आएगी, घट करके आएगी, है ना। सिमिलरली अगर ऐसे आर पॉइंट पे निकाला जाए तो भाई माइनस चार्ज की वजह से तो टूवर्ड्स हो जाएगा, यानी कि E2 के लिए, सिग्मा 2 के लिए E2 आएगी टूवर्ड्स, जबकि भाई प्लस के लिए सिग्मा 1 जो कि उसके लिए अवे फ्रॉम। तो फिर बड़े वाले में छोटा घटाना पड़ता और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब फिर से हमारे पास घट करके ही आती, आर पॉइंट पे भी रिजल्टेंट हमारा सब्ट्रैक्ट होके आता। बट एट पॉइंट क्यू निकालना होता तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता, क्या, प्लस चार्ज के लिए क्यू पॉइंट पे अवे फ्रॉम और माइनस चार्ज के लिए भी तो अवे टुवर्ड्स हो जाता है ना, दोनों की डायरेक्शन अब सेम हो जाती, तो इसलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जुड़ के आती। अब मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर दो पैरेलल प्लेट, मतलब हमारे पास एक्चुअली प्लेट कैपेसिटर जैसा ही बाद में बिहेव करेंगे, ठीक है, अगर ये दो पैरेलल प्लेट हैं, एक पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस रखे हुए हैं, ठीक है, जितना भी डिस्टेंस, ये मैटर नहीं कर रहा है कितने डिस्टेंस रखा है। अभी मैंने बोला दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैं बराबर कर दे रहा हूँ, ठीक है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों बराबर हो गए हैं, यानी कि अब कोई ऐसा केस नहीं रहा। तो इस कंडीशन में ये सिग्मा 1 नहीं कहलाएगा भाई, प्लस के लिए निकालूंगा, जैसे मैं इस सब चीजों को मिटा दूं, ठीक है, ये जो वैल्यू लिखी है मैं इनको भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट एकदम सही समझते हैं फिर से इनिशियल कंडीशन को, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है इस तरीके से। तो भाई प्लस चार्ज के लिए अवे फ्रॉम, माइनस चार्ज के लिए टूवर्ड्स, प्लस चार्ज के लिए अवे फ्रॉम, माइनस चार्ज के लिए टूवर्ड्स, प्लस चार्ज के लिए सॉरी प्लस चार्ज के लिए अवे फ्रॉम आर पॉइंट पे और माइनस चार्ज के लिए टूवर्ड्स हो जाएगा। ये तो फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अब अगर मुझे निकालना होता है एट पॉइंट पी, तो पी पॉइंट पे जाहिर सी बात है E1 माइनस का ये E1 आता, ये E2 आता, E1 की वैल्यू आती सिग्मा वाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू भी यही आती सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो E1 माइनस E2 यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो एट पॉइंट पी, बेटा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाती है, मतलब आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो इस वाले केस में समझते हैं। आर पॉइंट पे निकालना था, प्लस के लिए अवे फ्रॉम यानी कि सिग्मा बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, भाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो बराबर कर दिया हूँ, ये सिग्मा, और यहाँ पे सिग्मा बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो अगर आर पॉइंट पे निकालना भी चाहूंगा तो जाहिर सी बात है E1 माइनस E2, दोनों डायरेक्शन अलग, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट एट पॉइंट आर जो आएगा वो भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही क्यू पे निकालना है, तो क्यू के लिए थोड़ा सोचना होगा बेटा। क्यू पॉइंट पे दोनों ही फील्ड इंटेंसिटी सेम साइड में है, सेम साइड में मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो एक आएगा पहला वाला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अगला वाला भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और बेटा आधे में आधा जोड़ दिया जाता है तो एक बन जाता है। तो सिमिलरली एट पॉइंट क्यू हमें अगर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। कितना आएगा, सिग्मा बाई। तो ये बात हमें समझ में आ जाती है कि इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, मतलब एट पॉइंट पी, एट पॉइंट आर 0, और एट पॉइंट क्यू कहीं पे भी इन बिटवीन कहीं पे, मतलब ये क्यू पॉइंट, अगर ये कहीं क्यू पॉइंट यहां भी लाई कर रहा होता, यहां पे भी लाई कर रहा होता,
तब पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई में एप्सिलॉन नॉट ही आता, अगर दोनों पे चार्ज अपोजिट हैं। पर ध्यान रखने की बात है, अपोजिट साइन होने ही चाहिए। अगर सेम साइन होते, मतलब दोनों पे प्लस प्लस और माइनस माइनस हो जाते, मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाते, तो इंपॉर्टेंट केस ये था, दोनों पे प्लस प्लस होने की वजह से मिड पॉइंट में जीरो आता, आउटसाइड में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता। ये आप खुद से होमवर्क करके देखिए कि कैसे क्या हो रहा है। तो मैंने आज के लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट, मतलब इनफाइनाइट लेंथ की जो प्लेट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग गॉस थ्योरम सिखाया, और उसके कुछ एक आध दो क्वेश्चंस कराने की कोशिश की है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें सीखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक स्फेरिकल अगर सरफेस को देते हैं जो कि स्फेरिकल शेल है और कंडक्टिंग है, तो किस तरीके से उसके सरफेस पे, उस सरफेस के इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग गॉस थ्योरम कैसे इवैल्यूएट किया जा सकता है। थैंक यू।